सीआरपीसी के अंदर जो लेक्चर सीरीज़ है उसमें आज इन्वेस्टिगेशन का टॉपिक है और इन्वेस्टिगेशन के टॉपिक में हम सारे के सारे जहाँ भी सीआरपीसी के अंदर इन्वेस्टिगेशन का जिक्र है ये सारा याद करेंगे, बताएंगे आपको सेक्शंस वाइज। मैं आपको इसकी डिटेल भी दूंगा और साथ इसका थोड़ा सा मैं गिस्ट बता दिया करता हूँ जो आपको याद करने में इन चीज़ों को आसान करता है। तो नुकसान मैं बता देता हूँ, जो लोग एग्ज़ाम प्रिपेयर करते हैं वो सिर्फ इंक्वायरी और जो इन्वेस्टिगेशन वाला एक चैप्टर है शायद उसी को मैक्सिमम याद कर लेते हैं, लेकिन कुछ सेक्शंस और भी हैं जो मैंने आज इसमें कवर किए हैं। तो जो आप नहीं बताते, नहीं याद करते, आपसे इंटरव्यू में सवाल भी होते हैं, आप उन्हीं से मार भी खाते हैं। तो इसके अलावा जो लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके फैक्ट्स जो होते हैं एक आपको केस जिताने में अगर हेल्प करते हैं, इसी तरह से आपका क्रॉस एग्जामिनेशन जो होता है उसमें अगर आप इन्वेस्टिगेशन को टच करेंगे तो वो भी आपको केस जिताने में हेल्प कर सकती है। लेकिन जो कि मोस्टली ख़ास तौर पर जो नए लोग होते हैं वो तो बिल्कुल भी इस चीज़ को नहीं करते, लेकिन आपको करने चाहिए। तो इसकी मिसाल जो है मैं इस तरह से देता हूँ, जैसे कि आज हमने ये जो स्टार्ट करना है लेक्चर उसके अंदर कि डाइंग डिक्लेरेशन का जिक्र है। डाइंग डिक्लेरेशन को आप आमतौर पर जो है QSO जो है कानूनी शहादत ऑर्डर, सिर्फ उसी के मुताबिक आप डील करते हैं, उसी को देख लेते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि सीआरपीसी के अंदर भी एक ऐसी जो है वो सेक्शन मौजूद है जिसको बहुत ही कम जो है वो छेड़ा जाता है। ये आपको हर केस के अंदर एक तो डाइंग डिक्लेरेशन वाले और दूसरे जो आम तौर पर इन्वेस्टिगेशन जो होती है उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ये नहीं पड़ा होता सेक्शन और बहुत स्टार्ट के अंदर है जिसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है। तो ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस के अंदर भी काम देती हैं। तो आज सारे के सारे सेक्शन कवर करेंगे जो इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड हैं, इन्वेस्टिगेशन के ये सीरीज़ के अंदर। तो अब इसको जो है वो मैं बता देता हूँ कि हमने स्टार्ट किस तरह से करना है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और इसके अलावा आप जो मुझे वीडियो को अगर आप लाइक करते हैं, उस पर कमेंट करते हैं, तो ये बिल्कुल मेरे लिए बहुत बड़ी हौसला अफजाई आपकी तरफ से होती है। तो अब इस चीज़ को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले मैंने जैसे कहा था कि मैं बता देता हूँ कि एक प्रोसीजर होता है, किस तरह से आपने इसको स्टार्ट रखना है, किस तरह से आप इसको याद करेंगे तो आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। तो देखें, आज सबसे पहले जो हमने देखनी है वो यही है कि जो जस्टिस ऑफ पीस है वो इन्वेस्टिगेशन किस तरह से करवा सकता है, उसके पास क्या अख्तियारात होते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ जो है वो ये आ जाती है कि जो आप के पास वारंट के बगैर, यानी कि जो गिरफ़्तारी जो होती है डायरेक्टली, तो बगैर वारंट के उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन जो होती है वो किस तरह से होती हैं। फिर उसके अलावा अगर कोई डॉक्यूमेंट तलब करना हो कोर्ट ने या पुलिस अफसर ने तो वो किस तरह से इन्वेस्टिगेशन के अंदर होगा, तो क्या प्रोसीजर्स का अडॉप्ट किया जाएगा। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जो हैं वो इसमें किस तरह से होती हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में किस तरह से इन्वेस्टिगेशन होती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि कौन सी ऐसी जो होती हैं सेक्शन जिसके अंदर ये मेंशन है कि पुलिस डायरेक्टली केस जो होता है उसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। तो उसी तरह से फिर आके हम ये देखेंगे कि ये तो होता है कि सिर्फ जुर्म जब हो तब आपको इन्वेस्टिगेशन। अभी अगर आपको सिर्फ शुबा ही है कि एक बंदे ने, ये आपको डाउट्स होते हैं कि जनाब ये जुर्म हुआ होगा, कॉग्निजेबल ऑफेंस कोई हुआ होगा, तो ऐसे जुराइम के अंदर क्या पुलिस के पास इख्तियारात है कि वो इन्वेस्टिगेशन कर सकें। फिर ये कि एक आखिर में जो कुछ सेक्शन होंगे वो आपने याद रखना कि 157 कि 157 के तहत रिपोर्ट किस तरह से बनती है, वो किस तरह से पुलिस के पास जो है वो निकलती है, मजिस्ट्रेट के पास कैसे जाती है तहकीकात के लिए, और उस पर मजिस्ट्रेट क्या अख्तियारात जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं या उसके ऊपर अमल करते हुए इन्वेस्टिगेशन की इजाज़त दे सकते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं इन चीज़ों को। आपने इन्हीं सेक्शंस को मद्देनज़र रखते हुए इसको जहन में रखना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, देखें 22A के अंदर जो रिट होती है उसमें सबको पता है कि जनाब हमने 22A(6) के तहत ट्रांसफ़र ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए आप जस्टिस ऑफ पीस को कह सकते हैं कि अगर आप ये समझते हैं कि कोई भी बंदा होता है जो पार्टी होती है उसकी इन्वेस्टिगेशन वो समझता है मेरे केस की ठीक नहीं हो रही, कि तफ्तीशी जो है वो दूसरी पार्टी के साथ मिला हुआ और मेरे केस की तफ्तीश सही नहीं कर रहा, डॉक्यूमेंट्स नहीं ले रहा, डिले कर रहा है, या फिर ये कि एविडेंस सही कलेक्ट नहीं लिख रहा या कर रहा, तो ऐसे कोई भी मामले जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन में इसको शिकायत होगी एक तफ्तीशी से, तो वो तफ्तीशी को बदलने के लिए अपनी तफ्तीश एक अफसर से, पुलिस अफसर से दूसरे पुलिस अफसर के पास लेके जाने के लिए
वो पहले तो किसी सीनियर पुलिस अफसर को देगा, अगर वो नहीं करता तो फिर उसे जस्टिस ऑफ पीस के पास 22A6(2) के तहत जो है वो एप्लीकेशन देता है, जिसके बाद फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन चेंज कर दी जाती है। उसके बाद आ जाता है 22B(C). ये देखें कि कोई भी जस्टिस ऑफ पीस जो होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो क्रॉस एग्जामिनेशन में भी आपके काम आती है केसेस के अंदर। और दूसरी बात ये कि डाइंग डेक्लेरेशन जो मैंने भी कहा था कि जस्टिस ऑफ पीस के पास इख्तियारात होता है, तो वो 22C जो है वो CRPC का उसके तहत होती है। देखिए 22B जो है C, उसके अंदर जो चीज़ें मेंशन हैं वो ये हैं कि जस्टिस ऑफ पीस सूबाई हुकूमत के कवानीन के मुताबिक किसी भी पुलिस अफसर को जो तफ्तीश कर रहा होगा, उसको अपने इलाके के अंदर अगर किसी भी किस्म की ज़रूरत है, कोई भी किस्म के रिसोर्सेज चाहिए, तो वो पुलिस अफसर को मुहैया करेगा। तो ये बात आपके कहाँ काम आएगी? देखें, जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो कोई केस में आकर आपके सामने क्रॉस एग्जामिनेशन करते हुए पुलिस अफसर ये कहता है कि मेरे पास तो ये चीज़ें पूरी नहीं थी, मेरे पास रिसोर्सेज कम थे कि मैं इसको तहकीकात नहीं कर सका, तो आप उससे फिर वहाँ पे काउंटर क्वेश्चन करते हैं कि अगर आपके पास चीज़ें कम थी तो क्या आपने अपनी इन्वेस्टिगेशन में मदद के लिए जस्टिस ऑफ पीस को कहा था? तो अगर जस्टिस ऑफ पीस को कहा होगा तो तभी आपको पता चल जाएगा, जो कि मैं ये कह सकता हूँ कि 99% केसेस में नहीं कहा होता। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा एक पॉइंट होता है उसकी इन्वेस्टिगेशन को क्वेश्चनेबल करने के लिए। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जस्टिस ऑफ पीस 22B(C)(2) के तहत अगर उसे एक्सपेक्टेड है, यानी कि अगर एक बंदे को गोली लगी है और डेथ बेड पर उसे लग रहा है कि भाई मैंने अब नहीं बचना, तो वो कहता है कि जी मेरा बयान रिकॉर्ड किया। उसका बयान जो होता है डाइंग डेक्लेरेशन कहलाता है। वो डाइंग डेक्लेरेशन किस तरह से जमा होता है कि अगर पुलिस अफसर ये समझते हैं, इसे ये लगा है कि वो एक्सपेक्टेशन है कि भाई इसके साथ जुर्म हुआ है, या उसे यकीन होता है कि यार इस बंदे के साथ जुर्म हुआ और शायद ये ना बचे, तो ऐसे बंदे का बयान वो जस्टिस ऑफ पीस से इजाज़त लेकर रिकॉर्ड करेगा। तो ये है वो 22B(C)(2), जिसको बहुत सारे जो हैं वो लॉयर्स नहीं डिस्कस करते ना। ये प्रैक्टिस के अंदर तो ख़ास तौर पर इस चीज़ पे बहुत बुरी तरह से मार पड़ती है, तो केसेस अक्सर ख़त्म भी इसी वजह से हो जाते हैं। तो ये एक चीज़ है। और दूसरी बात ये कि ये एग्ज़ाम के अंदर जो है जो होता है इंटरव्यू, उसके अंदर ये चीज़ें पूछी गई, ये वहाँ पर भी सवाल आ चुका है पहले। अब उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 56। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आम तौर पर मार वही लोग खाते हैं जो सिर्फ इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन ट्रायल वाला एक चैप्टर पढ़ लेते हैं, बाकी वो नहीं देखते कि इन्वेस्टिगेशन कहीं कुछ है या नहीं है। तो ये वहाँ पर देखें सेक्शन 56 के अंदर ये जो है वो ये कहता है कि जो बग़ैर वारंट के गिरफ़्तारी है, तो वो बेसिकली किसने करनी होती है? वो थानेदार ने करनी है, या फिर जो इन्वेस्टिगेशन अफसर होता है वही जो होता है किसी बंदे को गिरफ़्तार कर सकता है। लेकिन अगर वो थानेदार यानी इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन या फिर इन्वेस्टिगेशन अफसर ये कहता है कि मैंने खुद नहीं जाके गिरफ़्तार करना, तो वो चाहता है जी मैं कोई अपना मतहत मुकर्रर कर देता हूँ, वो जाएगा और वो जाके इस बग़ैर वारंट वाले गिरफ़्तारी वाले शख्स को गिरफ़्तार करके लेके आएगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि वो थानेदार या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एक रिटन ऑर्डर जारी करेगा ऐसे दूसरे पुलिस अफसर को, और साथ उसमें लिखेगा कि ये इस शख्स का नाम है, इसका ये जुर्म है और ये वजह है कि इसको गिरफ़्तार करना है। तो वो बंदा जब ये ऑर्डर लेकर उस गिरफ़्तार करने वाले शख्स के पास जाता है, तो गिरफ़्तार होने वाला शख्स जो है वो ये उससे डिमांड कर सकता है कि भाई ना तो आप थानेदार हैं, ना आप तफ्तीशी हैं, तो आपके पास कहाँ पे वो रिटन ऑर्डर है जहाँ ये लिखा हुआ है मेरा नाम और जुर्म और वगैरह। तो ये वो तीनों चीज़ें फिर आगे दिखाने का पाबंद है। ऐसा पुलिस अफसर वो उसको दिखाएगा कि भाई ये हुक्म है जो थानेदार ने मुझे दिया या इन्वेस्टिगेशन अफसर ने मुझे दिया है कि मैं आपको गिरफ़्तार करके लाऊँ। तो ये वो हुक्म दिखाने का पाबंद होगा। ये भी चीज़ें नहीं दिखाई जाती। अक्सर ही जो बिला धौंस के किसी बंदे को गिरफ़्तार कर लिया, आप बाद में चैलेंज कर सकते हैं कि देखें मेरे पास ये इख्तियार था, मुझे नहीं दिखाया गया। तो ये भी एक क्रॉस क्वेश्चन के अंदर आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये है कि अगर 94 CRPC के अंदर ये लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट्स, जो मैंने कहा था कि अगर कोई डॉक्यूमेंट्स मंगवाने हो इन्वेस्टिगेशन के अंदर तो उसका प्रोसीजर क्या है। लेकिन डॉक्यूमेंट्स तलब करने अगर तो कोर्ट ने, अदालत ने कोई इन्वेस्टिगेशन के लिए
कागज़ात हैं या कोई चीज़ मंगवानी है, वो ये समझती हैं कि इस एक शख़्स के पास ये कागज़ हैं या वो इसके पास कुछ चीज़ें हैं, तो वो क्या करेंगे, ऐसे शख़्स को समन करेंगे। अब ये एक चीज़ बहुत बारीक पॉइंट है, आपने समन और ऑर्डर का डिफरेंस 94 सीआरपीसी के अंदर लाजमी याद रखना है कि वहाँ पर ये है कि अगर अदालत बुलाती है तो वो समन करके पहले समन भेजेगी बंदे को बुलाया जाएगा, फिर उससे वो डॉक्यूमेंट या चीज़ ली जाएगी। इसी तरह से अगर कोई पुलिस अफसर वो समझता है कि भाई उससे किसी शख्स से कोई डॉक्यूमेंट लेने हैं, तो वो फिर ऑर्डर करेगा, वो समन नहीं कर सकता। ये वो मन्यूट सा डिफरेंट है जो एमसीक्यूज़ के अंदर भी पूछा गया, और ये ही वो चीज़ है जो आगे जाके एग्ज़ाम के अंदर इंटरव्यू में भी पूछी जाती है। तो वहाँ पर पुलिस और जो अफसर होता है वो ऑर्डर करेगा और कहेगा कि भाई ये कागज़ात आप लेके आएँ या फ़लाँ जगह पर फ़लाँ तारीख पर उसके ये कागज़ात आप लेकर पहुँचें। यानी कि वो डॉक्यूमेंट्स जो इन्वेस्टिगेशन के लिए चाहिए होते हैं, उनको ये तलब करने के लिए उनके पास कौन सा प्रोसीजर होता है, कौन सी ताकत होती है, वो सेक्शन 94 सीआरपीसी होता है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ ये है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट, ये तो थी कि हमने एक बंदे के कहा कि एक बंदे के पास है, पर्सन के पास है, तो अब कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो बैंक के पास होता है, तो बैंक वाली जो है इसके अंदर पंजाब के अंदर भी अमेंडमेंट आ चुकी है कि अगर कोई बैंक या बैंकर जिससे आपने कागजात लेने हैं, तो अदालत उनको डायरेक्टली नहीं तलब कर सकती। यानी अगर बैंक अकाउंट की डिटेल वगैरह चाहिए, कोई बैंक से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए या कोई रिकॉर्ड की तलब करना है, तो वो डायरेक्टली नहीं लिया जा सकता। अगर मैजिस्ट्रेट या सिविल जज ने लेने हैं कोई ऐसा बैंक से कागजात वगैरह या किसी बैंकर की शहादत, तो उसके लिए उसको सेशन जज से इजाज़त लेनी होगी या फिर हाई कोर्ट से उसको इजाज़त लेनी होगी। फिर उसके बाद ही वो बैंक से डॉक्यूमेंट ले सकेंगे या बैंक से डिटेल ले सकेंगे या किसी बैंकर से एविडेंस ले सकेंगे। उसके बगैर जो अगर कोई बैंक से कागजात मंगवा के लगा लिए गए, तो ये एक इरेगुलरिटी होगी जो कि चैलेंज हो जाएगी और वो केस की इन्वेस्टिगेशन जो है वो डिफेक्टिव करार पाएगी। तो एक तो ये ठीक है। इसी तरह से जो बैंकर होते हैं उन पर पाबंदी नहीं है कि वो जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन वो कोई शहादत दें, यानी कि कोई भी पुलिस अफसर जाके किसी भी बैंकर से आम तौर पे ये नहीं कह सकता कि भाई ये मुझे रिकॉर्ड दो या मुझे शहादत दो, बल्कि उसके लिए उसके ज़रूरी है कि वो मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन करेगा। तो ये मजिस्ट्रेट जो होता है वो फिर आगे सेशन जज या अपने हाई कोर्ट होता है उससे इजाज़त लेकर फिर आपको ये चीज़ वापस देते हैं, जिसके बाद आप किसी भी बैंक से डॉक्यूमेंट मंगवा सकते हैं। अच्छा, उसके लिए फिर ये होता है कि अगर कागजात उसने पेश कर दिए हैं, तो फिर उसके लिए ज़रूरी भी नहीं है कि वो किसी ऐसे शख्स को तलब करें। यानी कि फ़र्ज़ करें अगर कोई बंदा आपको डॉक्यूमेंट ऐसी सेक्शन में अगर कोई डॉक्यूमेंट दे जाता है और पर्सनली हाज़िर नहीं होता, तो आप उसको मजबूर भी नहीं कर सकते हाज़िर होने के लिए, क्योंकि आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट चाहिए थे। उसके बाद जो एक चीज़ है कि 94 सीआरपीसी के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि अगर कोई भी पोस्टल सर्विसेज हैं जहाँ पर आपका कोई लेटर वगैरह है, कोई पार्सल है, कोई भी चीज़ है जो आप समझते हैं कि इनके पास पड़ा हुआ है, तो जो पोस्टल सर्विसेज हैं, जो टेलीग्राफ अथॉरिटीज़ हैं, उनके ऊपर क्लियरली लिखा हुआ है कि वो खुद से आपको नहीं दे सकते, ना आप उनसे डायरेक्टली ले सकते हैं, बल्कि उनके जब तक के हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट जो हैं वो इजाज़त ना दें, वही खुद ही आपको चीज़ें देंगे, वही उन्हीं आपकी चीज़ों को आगे जमा करवाएंगे। तो ये एविडेंस एक्ट जो है उसका आर्टिकल सेक्शन जो है वो 123 और 124, या बल्कि अब ये कहना चाहिए कि जो मौजूदा कानून शहादत ऑर्डर 1984 का आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7, इसके अंदर ये क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आपने किसी भी महकमे से इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो आप डायरेक्टली उस महकमे के बंदे से कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते, कोई भी वहाँ से महकमे से चीज़ नहीं ले सकते, बल्कि वहाँ के महकमे के जो सरबराह होते हैं, जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट होते हैं, उनको आप कहेंगे, वो आपको आगे चीज़ प्रोवाइड करेंगे, आपकी चीज़ रोक के रखेंगे, या फिर वो आपको ये चीज़ मुहैया करेंगे, या वो अपने मतहत किसी अफसर को या मुलाजिम को कहेंगे कि वो शहादत दे, तो फिर जाके वो एविडेंस होती है। ऐसे डायरेक्टली कोई भी चीज़ आप उससे नहीं ले सकते। यही बात जो है आगे जाके 95 सीआरपीसी के अंदर लिखा गया कि कोई भी जो होती है, चाहे वो ट्रायल हो, चाहे इंक्वायरी हो, चाहे इन्वेस्टिगेशन हो, तो वहाँ पर आप सेशन जज या हाई कोर्ट के हुक्म के बगैर मैजिस्ट्रेट जो होता है, अगर वो ट्रायल कर रहा है या वो इंक्वायरी किए हुए है, तो या वो इन्वेस्टिगेशन का हुक्म देता है, तो उसको
ये इख्तियार नहीं है कि वो डायरेक्टली महकमों से कोई चीज़ ले सके, बल्कि वो उसको भी हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट्स या इनमें से किसी भी एक कोर्ट का ऑर्डर लेना होगा। या फिर ये कि दूसरा मजिस्ट्रेट या डीएसपी अगर कोई कर रहा है तो वो भी महकमे या हुकाम को कहेगा, महकमे से बात करेगा, किसी भी पर्सन से डायरेक्टली बात नहीं करेगा कि भाई वो किसी भी पार्सल या किसी भी चीज़ को तलाश करें और उसको रोक के रखें या हमारे इस इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको मुहैया किया जाए। एक चीज़ तो फिर आगे ये 95 सीआरपीसी के अंदर फर्दर ये बहुत क्लियरली कह दिया गया। उसके बाद आ जाते हैं, देखें ये चीज़ें अभी आपने लाजमी याद रखनी है कि ये जो सेक्शन 94 और 95 हैं, इसी तरह से ये को रिलेट करते हैं क्यूएसओ के आर्टिकल 6 और 7 से। उसके बाद आ जाते हैं जी कि जब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं जिसमें पुलिस जो है वो गिरफ़्तार नहीं कर सकती, तो वहाँ पर जो है इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है। यानी ये चीज़ है 155 सीआरपीसी के अंदर ये बताया गया कि आप जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है पुलिस अफसर के पास और वो ऑफेंस होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो उसके लिए मजिस्ट्रेट से उनको फ़र्स्ट क्लास या सेकंड क्लास, ये याद रखिएगा, मजिस्ट्रेट फ़र्स्ट क्लास या सेकंड क्लास, थर्ड क्लास नहीं, वो उसके ऑर्डर होंगे। तो फिर बाद में ही पुलिस अफसर जो है उस ऑफेंस की तहकीकात कर सकता है, उससे पहले उसकी तहकीकात नहीं कर सकता। तो ये 155(2) के अंदर चीज़ बताई गई। आगे 155(3) सीआरपीसी के अंदर ये लिखा गया कि जब मजिस्ट्रेट का हुक्म आ जाएगा तो ऐसा पुलिस अफसर जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होगा उसके पास वही इख्तियारात होंगे जो कि एक आम तौर पर एसएचओ या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होता है उसके पास कॉग्निजेबल ऑफेंस की तहकीकात करते हुए इख्तियारात होते हैं। तो ये उसके सेम इख्तियारात की बात की गई। उसके बाद आ जाते हैं जी 156A। 156A सीआरपीसी ये कहता है कि जब कोई ऑफेंस होता है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी फ़र्ज़ करें कि ऐसा ऑफेंस है जिसके अंदर उसकी गिरफ़्तारी होना ज़रूरी है, तो वो क्या करता है कि थानेदार जो होते हैं, एसएचओ जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, वो बग़ैर ऑर्डर के, यानी कि जो बग़ैर ऑर्डर मजिस्ट्रेट के उस केस की ऑफेंस जुर्म की यानी कि जो होता है इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। उनके पास वही इख्तियारात होते हैं जो किसी मजिस्ट्रेट के पास जो होते हैं इंक्वायरी लेवल तक के होते हैं। तो अब दूसरी बात ये कि अगर इस तरह की जो कॉग्निजेबल ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन जो कि एक एसएचओ कर रहा होता है, आप उसको कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर चैलेंज भी नहीं कर सकते कि इस बंदे के पास ये इख्तियारात नहीं थे, क्योंकि उसके पास ये इख्तियारात होते हैं। तो तीसरी बात जो आ जाती है वो 156(a)(3) के अंदर ये लिखा हुआ है कि मजिस्ट्रेट के पास ये इख्तियार है कि जब वो 190 सीआरपीसी के तहत कॉग्निजेंस लेता है तो वो उस केस की तहकीकात 156 के मुताबिक करवा सकता है। यानी कि वो अगर मजिस्ट्रेट ने 190 सीआरपीसी के तहत कॉग्निजेंस ली है और वो ये चाहते हैं कि जनाब इसकी तहकीकात जुर्म किसी तरह से हो जिस तरह से कॉग्निजेबल ऑफेंस की होती है, तो वो 156 सीआरपीसी की इन्वेस्टिगेशन का जो है वो हुक्म दे सकते हैं किसी भी केस के अंदर। तो ये जो चीज़ मेंशन है वो 156(a)(3) पर ये है मेंशन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने इसको जहन में रखना है। उसके बाद अब मैं आ गया कि जी अभी तक तो जो मैंने कहा था कि जुर्म हुए, कुछ जुर्म वो होते हैं जिनकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस डायरेक्टली नहीं कर सकती। अब वो कौन सी हैं? वो 156(a)(4) उसके अंदर लिखा है कि अगर कोई ऑफेंस 497 498 पीपीसी का हुआ है, यानी अडल्ट्री का या एंटाइसिंग ए वुमन और मैरिड वुमेन से रिलेटेड जो भी ऑफेंस होते हैं उनके अंदर पुलिस डायरेक्टली इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। उसके लिए इन्वेस्टिगेशन का तरीक़ाकार भी आगे लिखा गया कि वो इन्वेस्टिगेशन तभी होगी जब ऐसी खातून का खावंद या वो बंदा जिसके पास उसकी एक्चुअल केयर है, तो वो अगर एप्लीकेशन दें, वो कंप्लेंट करें, तो फिर उसके बाद पुलिस जाएगी और इस पूरे ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन करेगी। अब उसके बाद आ जाते हैं 156B। ये देखें, ये 156(a)(4) और 156B बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि जहाँ पर पुलिस को डायरेक्टली इख्तियार ही नहीं है इन्वेस्टिगेशन का। अब 156B के अंदर क्या चीज़ है देखें, जब भी कोई ऑफेंस ऑफ जना हदूद ऑर्डिनेंस 1979 के तहत किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगता है जना का, तो उसकी भी इन्वेस्टिगेशन फिर ना थानेदार कर सकता है, ना तफ्तीशी कर सकता है, कोई भी पुलिस का अफसर नहीं कर सकता मास्वाए SP, यानी कि वहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है एक्सेप्ट CSP, यानी कि सॉरी एक्सेप्ट SP, जो
कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, सिर्फ वही इस केस की तहकीकात करेंगे और वो भी गिरफ़्तार नहीं कर सकते मुलज़म को। अगर उन्होंने ऑफेंस ऑफ ज़िना ऑर्डिनेंस के तहत किसी बंदे को गिरफ़्तार करना है तो पुलिस डायरेक्टली नहीं कर सकती, बल्कि उनको अदालत से ऑर्डर लेना होगा। अगर वो अदालत ऑर्डर करेगी तो फिर ही मुलज़म को गिरफ़्तार किया जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी रेगुलरिटी है जो कमिट होती रहती है, आप इसकी बेस पे इसको चैलेंज कर सकते हैं। अब उसके बाद जो आ जाती है नेक्स्ट चीज़ 157 सीआरपीसी। मैंने ये कहा था कि आपसे, या मैंने कहा कि इसको याद करने का तरीका, तो याद करने वाली बात में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो ये थी कि 157 की रिपोर्ट क्या होती है, उसके ऊपर अमल दरामद। अब ये देखिए 157 क्या चीज़ है। अभी तक जो जुर्म थे वो हम बात कर रहे थे जुर्म होने पर। अब एक चीज़ होती है कि जुर्म का अभी शुबा है, यानी कि शक है कि जनाब ये कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है। तो अगर पुलिस अफसर को ये शक हो, या उसको इत्तला मिले, या उसको ये रीज़न्स हों कि वो समझे कि भाई वाकई ये जो है कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो उसकी तहकीकात के लिए वो क्या कर सकता है। यानी कि अभी ऑफेंस हुआ नहीं है, उसको भी शक है। तो जब शक वाला मामला आ जाता है तो वो डायरेक्टली इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता, बल्कि उस एक रिपोर्ट तैयार करेगा जो 157 सीआरपीसी के तहत रिपोर्ट बनती है। वो रिपोर्ट भेजेगा मैजिस्ट्रेट को, मैजिस्ट्रेट उसके बाद उसको इजाज़त देगा, तो फिर उस पर इन्वेस्टिगेशन होगी। और ऐसी इन्वेस्टिगेशन के लिए चाहे तो वो एसएचओ जो होगा वो खुद मौके पर जाए, या वो किसी मतहत अफसर को मौके पर भेजेगा कि जाके फैक्ट्स और सर्कमस्टांसिस ऑफ द ऑफेंस की वो तहकीकात करे। तो ये दो चीज़ें होती हैं। तो और अगर ज़रूरी हो सके तो वो ऑफेंडर को तलाश करे और गिरफ़्तार करे। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सा डिफरेंस है। ये चीज़ पूछी भी गई और लोगों को नहीं आई कि 157 सीआरपीसी के तहत पुलिस मुलज़िम को तलाश करके गिरफ़्तार कर सकती है, यानी कि उसको तलाश करना होता है जब उनको सिर्फ शक ही हो। तो ये तो है एक चीज़। अब इसमें वैसे देखा जाए तो दो मामलात हैं कि एक 157(1) के अंदर है कि अगर ऐसी पुलिस को इत्तला मिलती है तो वो रिपोर्ट तैयार करते हैं और भेज देते हैं, और दूसरी बात ये कि आगे वो मुलज़िम को तलाश करते हैं। लेकिन अब जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो 157(a) पर है। देखें 157(a) सीआरपीसी के अंदर ये लिखा गया है कि अगर कोई पुलिस अफसर वो उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि भाई ये शख्स है जिसने ये जो है वो जिस पर डाउट है कि जिसने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, लेकिन वो ये समझता है कि ये ऑफेंस सीरियस नेचर का नहीं है, तो वो ना तो खुद जाता है जाए वकूआ पर, ना ही किसी दूसरे बंदे को डिप्यूट करता है कि उसकी जाकर वाक़े की फैक्ट्स या हालात की तहकीकात करे। अब दूसरी बात आगे आ जाती है कि अगर थानेदार ये समझता है कि ये तो ग्राउंड ही नहीं है कि इसकी मज़ीद तहकीकात कीजिए, जो उसके पास इन्फॉर्मेशन आई है, तो वो समझता है कि ये इतनी काफ़ी नहीं है कि इसके ऊपर जो है कोई इन्वेस्टिगेशन की जाए, तो वो इन्वेस्टिगेशन करता ही नहीं है। तो अब ये दो चीज़ें हैं जिनको आगे जाके एड्रेस होना है। ये दोनों आपने बड़े गौर से इस चीज़ को समझना है कि एक बात तो ये कि 157(a) पर सीआरपीसी पे कि जब उसको कोई शुबे वाली एक नाम के तहत मिलती है कि भाई फ़लाँ बंदा है जिस पर शक है कि उसने ये जुर्म किया है, तो वो क्या करता है कि वो ये समझता है कि जी ये जो जुर्म बताया जा रहा है वो इतना सीरियस नेचर का नहीं है, और वो ना वो खुद जाता है और ना वो किसी दूसरे को डिप्यूट करता है इन्वेस्टिगेशन के लिए, और ना ही फिर ये कि ये समझता है कि इतने ग्राउंड हैं कि जिसके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो अब इस ऐसी हालात के अंदर 157(2) सीआरपीसी के अंदर ये लिखा गया है कि अगर तो वो ये समझता है कि जनाब ये ऑफेंस सीरियस नेचर का नहीं है, तो वो उसकी वजूहात लिखेगा कि मैंने क्यों समझा कि ये जुर्म जो है वो इतना सीरियस नेचर का नहीं है, और मैंने क्यों नहीं दूसरे किसी मातहत अफसर को भेजा, या ना मैं खुद उस मौके पर गया। तो दूसरी बात ये कि अगर वो ये कहता है कि ग्राउंड ही नहीं था और उसकी मैंने तहकीकात भी नहीं करनी, तो फिर ये चीज़ उसको जिसने इत्तला दी थी उस शख्स को थानेदार वापस बताएगा कि भाई ये इसके इतने ग्राउंड नहीं है कि, या ना ये कोई इतना सीरियस ऑफेंस है कि मैं इसकी तहकीकात करूं, और इसकी मैं तहकीकात नहीं कर रहा। तो ये चीज़ें उसको बतानी चाहिए, जहां पर नहीं बताई गई वो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है 157(2). अगर आपको ये याद होगी तो आप प्रैक्टिस वाले लोग ख़ास तौर पर, तो फिर ही ये इसको इन्वेस्टिगेशन को ज़्यादा अच्छा डिफेक्टिव बना सकेंगे। तो उसके बाद आ जाते हैं
158 पर कि ये जो 157 की रिपोर्ट बनती थी ये मजिस्ट्रेट तक कैसे जाती है। देखें, जो एसएचओ साहब बनाते हैं जो 157 की रिपोर्ट, वो डायरेक्टली थाने के अंदर नहीं सबमिट होती, वो अपने से आगे सुपीरियर अफसर को देंगे। वो सुपीरियर अफसर होगा जिसको सूबाई हुकूमत ने तैनात किया होगा कि वो 157 की रिपोर्ट लेकर एसएचओ आगे मजिस्ट्रेट से डिलीवर करेंगे। तो अब ऐसा सुपीरियर अफसर, इसके पास ये भी इख्तियार होगा कि जब उसको एसएचओ ये रिपोर्ट देगा तो उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन मेंशन कर दे कि भाई ये अगर आपको शुबा है तो आपने ये रास्ता अपनाना है, इस तरह से आपने इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है। तो वो इंस्ट्रक्शन लिखेगा और इंस्ट्रक्शन लिखने के बाद जो होगी 157 वाली रिपोर्ट वो मैजिस्ट्रेट को पहुंचाएगा फौरी, विदाउट डिले। वहाँ पर डिले देखें, यहाँ पर मेंशन है कि डिले नहीं करना। तो 157 की जो रिपोर्ट है वो विदाउट डिले जमा होती है, ये कहाँ पर लिखा है 158 सीआरपीसी के अंदर। उसके बाद ये है कि जी जब ये पहुंच जाती है रिपोर्ट तो वहाँ पर 159 सीआरपीसी आ जाता है, जिसके अंदर ये लिखा होता है कि मजिस्ट्रेट जो होते हैं जब उनके पास 157 की रिपोर्ट आ जाती है तो वो चाहें तो उस पर तहकीकात का, इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर वो किसी दूसरे मैजिस्ट्रेट को तैनात कर देते हैं कि भाई ये मामला आप इन्वेस्टिगेशन इसमें करवाएं या इसमें इंक्वायरी करवाएं। प्रीलिमिनरी इंक्वायरी होगी, यहाँ से प्रीलिमिनरी इंक्वायरी शुरू हो जाएगी। ये है 159 सीआरपीसी। और वहाँ से फिर वो ये कहेगा कि या तो आप इस पर तहकीकात करवा लें या फिर इस मैटर को फौरी तौर पर निपटाएं, जिस तरह से भी इसको बेटर समझें। तो ये एक अभी यहाँ तक हमने 159 सीआरपीसी के तहत जो इन्वेस्टिगेशन थी वो मैंने कवर किया। आगे अभी मज़ीद इसके जो हैं वो सेक्शंस हैं जो आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हैं, आपने इसको अगली सीरीज़ के अंदर कंटिन्यू करूँगा तो आपने इसको फर्दर देख लेना है। लेकिन मैं ये बता इसलिए रहा हूँ कि इन्वेस्टिगेशन के अंदर बेसिकली क्या होता है कि आप सिर्फ एक लिमिटेड चैप्टर तैयार कर लेते हैं जो आपको नुकसान देता है। इसीलिए मैंने ये डिटेल्ड हवाले से 2-3 वीडियो होंगी, लेकिन इसमें ये होगा कि सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन जो सीआरपीसी के अंदर है वो कवर है, और यही चीज़ आपको अच्छे केसेस बनाने में, जीतने में आपकी मदद करता है। और यही चीज़ एग्ज़ाम के अंदर भी जो लोग तैयारी करते हैं उनके लिए ये ज़्यादा हेल्पफुल होती है कि जितना डिटेल आप करेंगे उतना ही अच्छे आपके एमसीक्यूज़ अच्छे होते हैं, और साथ दूसरी बात कि उतना ही अच्छा आप इंटरव्यू के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि इंटरव्यू के अंदर ख़ास तौर पे जो मैंने अभी बात की थी 22B के हवाले से और 95 CRPC के हवाले से, 156A4 के हवाले से, 156B के हवाले से, और ये 157(2) भी पूछा गया। और उसके अलावा ये जो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कब स्टार्ट हुई थी, ये भी मैंने आपको वही सवाल हैं जो पहले पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैंने इनके हवाले से आपसे जो है वो डिस्कस किया है। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको इस पर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो वो भी आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।